हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे आदरणीय सांसद और हम सभी के अभिभावक आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी आपके बीच में हैं। हमारे बीच में हमारे नोएडा महानगर के जिले के अध्यक्ष आदरणीय मनोज गुप्ता जी और गौतम बुद्ध नगर के जिले के अध्यक्ष आदरणीय गजेंद्र मावी जी भी हमारे बीच में हैं। संयुक्त रूप से नोएडा महानगर और जिले के गौतम बुद्ध नगर की ये संयुक्त प्रेस वार्ता है, जिसको आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी आपके बीच में विषय को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नोएडा के अपने पत्रकार मित्रों का सबसे पहले अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके कुछ समय हमारे साथ बजट की चर्चा पर भाग लेने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ आदरणीय सांसद जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी हमारे दोनों और हमारे वरिष्ठ नेता पार्टी के उपस्थित हैं। आप सब आए, हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आज भारत की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज दिल्ली में सरकार का विधिवत गठन हुआ है और मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रिमंडल के साथियों ने शपथ ग्रहण की है। मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से आदरणीय रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विकसित दिल्ली का जो सपना दिल्ली वासियों ने देखा था, उसे पूरा करने का समय आ गया है। आज हम सब केंद्रीय बजट पर चर्चा के लिए एकत्र हुए हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना बजट प्रस्तुत किया है, उस पर भी कुछ बिंदुओं पर आपसे हम चर्चा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में 2014 से लेकर अब तक देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के नवाचार से लेकर के हर क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों में चाहे सड़क मार्ग हो, नेशनल हाईवेज का जाल बिछाया गया है, रेलवे का सुदृढ़ीकरण हुआ है, रेलवे ट्रैक्स को बदला गया है, नए रेलवे स्टेशन तथा पुराने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हुआ है, हवाई यातायात में बड़ी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हम कह सकते हैं कि नए एयरपोर्ट्स के साथ साथ हवाई यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत ने अभूतपूर्व प्रगति दुनिया के पैमाने पर हासिल की है। इसके अलावा मेडिकल साइंस में, चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति भारत ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हासिल की है। और हम कह सकते हैं कि आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। विकसित भारत का सपना जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा करने का संकल्प लिया है, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है शीघ्र ही भारत तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के उभरेगा। 2047 में जब हम भारत माता की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, तो हम विकसित भारत के रूप में दुनिया के सामने रहेंगे। इस प्रकार की योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पूरा करने का काम भारत की सरकार ने किया है। मैं बजट के कुछ प्रारंभिक बिंदुओं पर आपके समक्ष चर्चा करना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात, केंद्रीय बजट में गरीब कल्याण, अन्नदाता, किसान, युवा, महिला शक्ति, मध्यम एवं वंचित वर्ग और मजबूत अर्थव्यवस्था कैसे हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। देश की आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की भागीदारी हो, जीरो पॉवर्टी हो, गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती शिक्षा हो, उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का बजट में पूरा ध्यान रखा गया है। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, कैंसर रोगियों की बड़ी संख्या में बढ़ोतरी के आंकड़े सामने आए हैं। केंद्रीय बजट में प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किया गया है। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डे केयर की जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, दिन भर वो अस्पताल में रह सकेंगे और उनके सेवा और देखभाल के लिए अलग सी व्यवस्था बजटीय प्रावधान करते हुए भारत सरकार ने किया है। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा का विस्तार किया गया है। अगले वर्ष पूरे देश के मेडिकल कॉलेजों में 10,000 से अधिक सीटें बढ़ाई जाएंगी और 5 वर्षों में 75,000 से अधिक सीटें बढ़ेंगी, जिसको आप सब जानते हैं कि
पूरे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश की चर्चा करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, मात्र 17 के लगभग मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में थे। आज हम कह सकते हैं कि प्रदेश की जनता को व्यवस्थित ढंग से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आज हमारे पास 30 मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में और 35 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं और 18 नए मेडिकल कॉलेज इसी वर्ष प्रारंभ हुए जो अतिरिक्त हैं। यानी लगभग 80 के मेडिकल कॉलेज टोटल आज हमारे पास काम कर रहे हैं। कुछ जिले बचे हैं, वहां भी हम लायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से भारत सरकार से उन जिलों में भी शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आगे बढ़ने वाले हैं और उसकी जानकारी हम समय समय पर आपको प्रदान करते रहेंगे। किसानों को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण विकास के लक्ष्य को हासिल करने का प्रण बजट के माध्यम से दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री जी द्वारा 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और अवसर प्रदान करने के लिए 2 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ 5 योजनाओं का पैकेज भी प्रदान किया गया है। विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए 9 प्राथमिकताओं का निरंतर प्रयास, जिसमें सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा हों। रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर बजट में जोर दिया गया है। वेतन भोगियों को बजट में बड़ी राहत दी गई है। हम सब जानते हैं कि बजट में हमेशा जो मध्यम वर्ग के लोग इंतजार करते थे और टैक्स कितना आय पर लगेगी इसके बारे में समय समय पर चर्चा होती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्यम वर्ग की विशेष रूप से चिंता करते हुए आप देखते होंगे 12 लाख तक की आय को करमुक्त करने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। पूरे देश के मध्यम वर्ग ने इस पर प्रसन्नता जाहिर की और माननीय मोदी जी का आभार प्रकट किया है। हम कह सकते हैं कि नई कर व्यवस्था में मानक कटौती 50,000 से बढ़कर के 75,000 कर दी गई है। पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। विदेशी कंपनियों के लिए कारपोरेट टैक्स 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है। सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स समाप्त कर दिया गया है। अधिकांश भुगतानों पर टीडीएस 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। पूंजीगत लाभ छूट सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख प्रति वर्ष कर दी गई है। एक्सरे पैनल, मोबाइल फोन, पीसीबीए पर सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया है। सोने और चांदी सहित कीमती धातुओं पर सीमा शुल्क घटाकर 6% कर दिया गया है। खेत और बागवानी फसलों की 109 उच्च उपज वाली जलवायु लचीली किस्मों को जारी किया गया है। अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों के लिए प्राकृतिक खेती का आयोजन किया जाएगा। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो आज तक का सबसे बड़ा है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना का नाम दिया गया है और ये योजना पूरी तरह से पूरे इन राज्यों में लागू की जाएगी। महिलाओं और बालिकाओं के लिए योजनाएं हेतु 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे और अन्य सभी के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। एमएसएमई के क्षेत्र में मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी 2 के तहत 10 लाख करोड़ के निवेश से सभी 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आवासों का प्रावधान है। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश की जनता से कहा था 4 करोड़ निःशुल्क नए मकान लोगों को प्रदान किए जा चुके हैं और 3 करोड़ अतिरिक्त मकान बनाए जाएंगे। जब तक एक एक गरीब को पक्का मकान नहीं मिल जाता, ये योजना लगातार जारी रहेगी। देश के 500 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। प्रथम चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया गया है। दालों में आत्मनिर्भरता लाई जा रही है। तुअर, उड़द, मसूर पर केंद्रीय 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया गया है। सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है।
राज्यों के साथ साझेदारी में उत्पादन कुशल आपूर्ति प्रसंस्करण और किसानों के लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने का बजटीय प्रावधान करते हुए आगे बढ़ने का काम हुआ है। बिहार में मखाना, जिसको पूरी दुनिया मखाना खाती है, आज तक किसी भी सरकार ने मखाना बोर्ड के गठन के बारे में सोचा ही नहीं था कि बिहार में जो मखाना उत्पादक हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते थे। अब उनके मखाने के उत्पाद को ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेते हुए उसके उत्पादन की क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए तथा दुनिया के पैमाने पर व्यवस्थित मार्केटिंग करने के लिए मखाना बोर्ड का गठन किए जाने का निर्णय लिया। आप जानते हैं देश में पहले ही चाय बोर्ड और कॉफी बोर्ड पहले से काम कर रहे हैं और उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए मखाना बोर्ड के निर्माण का भी निर्णय लेते हुए आगे बढ़ने का काम किया गया है। मत्स्य पालन, कपास उत्पादन मिशन भी आमजन के लिए लाभप्रद साबित होंगे। केसीसी के माध्यम से ऋण में वृद्धि की गई है। जो किसान क्रेडिट कार्ड है उनके ऋण की क्षमता में भी वृद्धि की गई है। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण के लिए सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक की कर दी गई है। अब किसानों को साहूकार के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। यदि उसे 5 लाख तक का ऋण चाहिए तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपने नजदीकी बैंक से कभी भी वो ले सकता है। असम में नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। हम सब जानते हैं जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं कभी भी भारत सरकार के मुख्य एजेंडे में नहीं रहते थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर के राज्यों को, 7 सिस्टर्स को प्रमुखता देने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए आसाम में एक बड़ा यूरिया प्लांट लगाए जाने का निर्णय लिया है। नामरूप में ये प्लांट लगेगा। 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला नया संयंत्र होगा। ये एमएसएमई के क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में विकास, प्रतिस्पर्धात्मक नवाचार को बढ़ावा देना है। स्टार्टअप्स के लिए फंड की व्यवस्था की गई है। 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पहली बार उद्यमों के लिए नई योजना, जिसके तहत 5 वर्षों में 2 करोड़ रुपए तक सावधि ऋण प्रदान किया जाएगा। भारत के फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए योजना 22 लाख लोगों के रोजगार की सुविधा, 4 लाख करोड़ का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात होगा। उच्च गुणवत्ता वाले नवीन और टिकाऊ खिलौने बनाए जाने की भी योजना है, जिससे भारत खिलौनों का वैश्विक केंद्र बन सके। हम सब जानते हैं कि खिलौना उद्योग देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन खिलौनों के माध्यम से जन जन तक दूसरे देश से खिलौने आते थे। मैं कंट्री का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की नजर देखा जाए बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, और बुजुर्गों से लेकर हमारी बहनों तक, और बहनों से लेकर छात्रों, किसानों तक है। तो बच्चों को स्वदेशी खिलौने मिले, उनके मानसिक क्षमता में वृद्धि होगी और नए उद्योग भी इससे पनपेंगे। खिलौने बनाने के लिए अलग से, टिकाऊ खिलौने बनाने के लिए अलग से इसके लिए बजटीय प्रावधान किए गए हैं, जिससे दुनिया में भारत में बने खिलौने बच्चों तक पहुंच सके। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंध संस्थान की स्थापना की जाएगी। मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की घोषणा की गई है। अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की जाएगी। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, सभी अस्पतालों को ब्रॉडबैंड से जोड़े जाने का निर्णय लिया है। आप सोच रहे होंगे अस्पतालों को ब्रॉडबैंड से क्या मतलब है। हम सब जानते हैं जिस ढंग से हम संचार के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, अब हमारे अस्पतालों में जब ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध होगी, आज हम प्रतिदिन 70,000 से अधिक मरीज उत्तर प्रदेश में हम संजीवनी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मरीजों को देख रहे हैं। चिकित्सक कहीं बैठा होगा, मरीज हमारे गांव में बैठा है। हमने अस्पतालों में, सब सेंटर्स पर, हेल्थ वेलनेस सेंटर पर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर कंप्यूटर उपलब्ध करा रखे हैं। 70,000 मरीज प्रतिदिन संजीवनी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन चिकित्सीय सुविधा बेहतर से बेहतर विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। इसमें बढ़ोतरी करने के लिए अपने अस्पतालों में ब्रॉडबैंड की सुविधा माननीय प्रधानमंत्री जी ने देने का फैसला किया है। इसके अलावा कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, वैश्विक विशेषज्ञता के लिए कौशल विकास हेतु 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, 2014 के बाद 5 IIT, 6,500 से अधिक छात्रों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण शुरू किया गया। ई श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ गिग वर्कर्स के पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल का लाभ मिलेगा। आपसे जानते हैं कि
जो गिग वर्कर्स की चर्चा हो रही है, गिग वर्कर्स का मतलब उन हमारे भाई बहनों के साथ लिए है। गिग वर्कर्स हम उनको कहते हैं जो जोमेटो, स्विगी जैसे ढेर सारे जो ऐप पे आधारित हमारे वर्कर्स हैं, जो मोटरसाइकिल से या अन्य माध्यमों से आपके पास संसाधन उपलब्ध कराते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो। दुर्घटनाओं में उनको असमय क्षति भी होती है। ऐसे सभी गिग वर्कर्स के लिए बड़ा प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और यह तय किया कि इनको आयुष्मान भारत योजना के तहत जो लाभ एक गरीब व्यक्ति को मिलता था 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज का, पूरे प्रदेश में उनको देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के इस योजना के माध्यम से मिल पाएगा। इसके अलावा आज उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बजट अपना प्रस्तुत किया है। हम कह सकते हैं कि आकार के लिहाज से ये उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा बजट है। 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट होगा, जो पिछले बजट से 9.8% अधिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा बजटी घाटा है, जो राष्ट्रीय औसत है वो 3.5% है, लेकिन अभी हम 3.5% औसत राष्ट्रीय होने के बावजूद भी हम 3% से नीचे ही हैं। यानी जो अंतर होना चाहिए उससे हमने बेहतर राज्य सरकार ने प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में एक्सप्रेस वेज को गति देने का काम किया, नए एक्सप्रेस वेज बनाए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत हम करेंगे, बिजली व्यवस्था को मजबूत करेंगे, हेल्थ सेक्टर को मजबूत करेंगे, नवाचार को हम मजबूत करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ कैसे और तेजी के साथ आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश राज्य में अपार संभावनाएं हैं। आज पूरे भारत में उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है और उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के जन सुविधाओं से लेकर के हर क्षेत्र में बेहतर से बेहतर प्रगति कर रहा है और ये बजट हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इसके अलावा यदि आप लोगों को विशेष रूप से कुछ चर्चा करनी है तो पूछ सकते हैं। हम आपको एक जो मुख्य बिंदु हैं उत्तर प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार के बजट के हम जिलाध्यक्ष के माध्यम से आपको प्रस्तुत करेंगे, जिससे आप लोग विस्तृत रूप से जानकारी ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। अब मेरा अनुरोध है कि जो हमारे पत्रकार साथी यहाँ पर आए हुए हैं, कोई अपना प्रश्न हो तो वो अपने स्थान से पूछ सकते हैं। जिला अस्पताल में जो कैंसर डे केयर होगा वो यूपी में कितना होगा, क्या कब से शुरू होगा? अभी दरअसल केंद्र सरकार ने प्रावधान किया है बजट